बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students, how are you? Hope all of would be fine by the grace of Almighty Allah. Good, good, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, आवाज़ अभी तेज़ हो जाएगी इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में आपको आवाज़ प्रॉपर आने लगेगी इंशाअल्लाह, और उम्मीद करता हूँ आवाज़ बढ़ रही होगी आपके पास। ठीक है, प्यारे बच्चों, आज की क्लास से हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे। टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है, यानी ये काम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हुए हर साल होता है। और क्या है ये काम? ये है जनरल लेजर। हम जनरल जर्नल बनाना सीख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर जनरल लेजर। So before doing practical work, we need to just go through the theory of ledger, right? कोई ऐसा नहीं है कि आज पूरी क्लास थ्योरी में आप लोगों को मैं सुला के गुजार दूंगा, या अब कोई एक क्लास पूरी थ्योरी का नाम हो जाएगी। नहीं, जितनी थ्योरी थी बेसिक अकाउंटिंग की वो हम पढ़ चुके हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें आया करेंगी जिसको हम गो थ्रू कर लिया करेंगे, देख लिया करेंगे। कुछ मैं आप लोगों को घर से पढ़ने के लिए कह दूंगा, आप घर पर उसे पढ़ के मेक श्योर कर लिया करेंगे कि हाँ भाई समझ आ रहा है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं लिखा हुआ कि जिसके लिए हम बोलें कि हाँ ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है और सर इसको पहले हमें एक्सप्लेन करें। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा कुछ कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, वरना थ्योरी जो है वो बहुत सिंपल है और उसको सिंपल ही रखना है। तो प्यारे बच्चों, लेजर असल में है क्या और फिर लेजर की ज़रूरत क्यों है, ये छोटी छोटी बातें मैं अपने तौर पर बताकर फिर कोशिश करूँगा कि आज ही की क्लास में सवाल अटेम्प्ट करूँ और सवाल को कंप्लीट भी करूँ और फिर आपको होमवर्क के तौर पर कुछ काम दिया जाए। ठीक है, बस ये समझ लें काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। जर्नल बनाना सीख लिया तो समझ लें आपने 50 से 70% अकाउंटिंग सीख ली फर्स्ट ईयर के लेवल की। अब आपने थोड़ा सा जर्नल लेजर सीखना है, ट्रायल बैलेंस सीखना है, तो इसके बाद फिर वो जो बाकी 30% SLO4 है हमारा, SLO4 जब हम पढ़ेंगे तो SLO4 का आगाज ही SLO2 के एंड से होगा। यानी हम इसमें आपको बनाना सिखाएंगे ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर सिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस सिखाएंगे। उसके बाद स्पेशल जर्नल भी हैं, बट स्पेशल जर्नल जो होते हैं ना वो बिजनेस की चॉइस होती है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल बस इतना समझ लें कि ट्रायल बैलेंस के बाद जो आगे की एक्टिविटी होती है बिजनेस में, मैं फिर कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट, जो लोग मौजूद हैं वो गौर से सुने, ये वाला स्टेटमेंट मेरा। जर्नल के बाद बनता है जर्नल लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस के बाद जो फर्दर एक्टिविटी होती है हम उन्हें पोस्टपोन कर देंगे। SLO2 कहता है कि बच्चों को जर्नल लेजर बनाना सिखाओ, बच्चों को स्पेशल जर्नल बनाना सिखाओ। स्पेशल जर्नल इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, राइट? तो फिर हम आपको स्पेशल जर्नल पढ़ाएंगे, फिर हम आपको SLO3 पढ़ाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर हम जब SLO4 पढ़ाएंगे ना दोबारा, तो SLO4 ट्रायल बैलेंस के बाद होने वाली एक्टिविटीज के ऊपर कंसिस्ट करेगा, राइट? कुछ आइडिया हुआ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? SLO2 में हम जर्नल पढ़ चुके हैं, जर्नल लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद जो फर्दर एक्टिविटीज होती हैं वो हम पढ़ेंगे SLO4 में। और 30% वेटेज है SLO2 की, 30% वेटेज है SLO4 की। इसका मतलब है 60% तो सिर्फ ये 2 SLO कवर कर लेते हैं आपके, बाकी 40% कवर करता है SLO1, SLO3 एंड SLO5, राइट?
तो भाई आप इन 2 एसएलओ के ऊपर मैक्सिमम जान मारें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इन एसएलओ के ऊपर। तो एसएलओ 2 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बस एक अनफॉर्चुनेटली मैं आपके रजिस्टर्स नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपकी नोटबुक्स नहीं देख पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रैंडम कुछ लोगों के नाम, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के नाम, या पूरी क्लास को मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि भाई आप लोग जो है मुझे अपने नोटबुक की इन क्वेश्चंस की जो है वीडियो बना के भेजें, और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर आपका नाम लिखाना चाहिए। हर सॉल्यूशन के टॉप पर पेज पर आपका नाम होना चाहिए। चलें बहरहाल अब हम आगाज़ कर लेते हैं। 35 स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैंने इतनी देर इंतज़ार भी कर लिया, 2-3 मिनट लेट भी क्लास स्टार्ट की कि चलो भाई बच्चे आ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम जनाब। लेकिन बहरहाल अभी तक स्टूडेंट जो हैं वो तमाम कंप्लीट नहीं आए क्लास में। तो क्या कह सकते हैं, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, चॉइस आपकी अपनी है। 36 भी मैं गलत ही बोल रहा था। हमारे हुज़ैफा भाई जो हैं वो 2-2 आईडी से लॉगिन होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। हम समझते हैं 2 स्टूडेंट हैं, वो होते एक ही हैं बेचारे। तो बहरहाल शुक्रिया जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया क्लास को। अपना एक आपने सुबह-सुबह मतलब उठकर और क्लास ज्वाइन किए, शुक्रिया। चलिए लेजर क्या होता है? इन द जर्नल ऑल ट्रांज़ैक्शंस रिलेटिंग टू पर्सन्स, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कोई नई बात है? नहीं, बिल्कुल भी नई बात नहीं है। वो कह रहा है जर्नल में तुम तमाम ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। पर्सन से रिलेटेड, वो पर्सन क्या होते थे? चाहे वो ओनर हो, चाहे वो तुम्हें किसी को पैसे देने हो, चाहे वो तुम्हें किसी से पैसे लेने हो। एसेट्स को, लायबिलिटीज को, एक्सपेंसेस को, इनकम को रिकॉर्ड करते थे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते थे। ओके, ये तो जर्नल डिफाइन कर रहा है, लेजर कहाँ किया? फ्रॉम द जर्नल वन कैन नॉट फाइंड इंफॉर्मेशन about transaction relating to a particular account at one place. Most important sentence, फिर पढ़ेंगे। हाँ, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। देखें, इंग्लिश की मीनिंग करना और चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझना 2 अलग-अलग बातें होती हैं, राइट? इंग्लिश की मीनिंग करने में तो आप फिर भी माहिर होंगे, है ना? इंग्लिश की मीनिंग करना, इंग्लिश बोलना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसे समझना ये एक अलग चीज़ है, राइट? तो ज़रा मेरे साथ तवज्जो रहे। फ्रॉम द जर्नल, वो जो जर्नल आप बनाते हो जिसमें आप तमाम एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस यानी ऑल अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो डेट वाइज, उस जर्नल से वन कैन नॉट फाइंड, कोई एक चीज तुम नहीं निकाल सकते। वन कैन नॉट फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन, कोई एक जो है आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते ट्रांजैक्शन की रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। ठीक है शुएब साहब, अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए सबके लिए। चलें शुरू करते हैं, वापस अपनी बात मुकम्मल करते हैं किसी तरह। कहता है जर्नल से एक शख्स किसी अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह जमा नहीं कर सकता। अच्छा, अब ना बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। क्या ये जो मैं जुमला पढ़ रहा हूँ ना, फ्रॉम द जर्नल से लेके वन प्लेस तक, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बैठे हुए चुपचाप बेचारे आसरे में, भरोसे में कि नहीं यार समझ आ जाएगा। चलो इसको दूसरे अंदाज से समझा लेता हूँ। मैं जो जुमले कहूँगा वो जुमले सुनना। तुम्हारे रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में किसी भी क्वेश्चन के जर्नल का सॉल्यूशन सामने रख के देखो, तुम्हें सारे कैश एक जगह नजर आ रहे हैं। सर एक जगह से मुराद क्या है? तुम्हें तुम्हें कैश कब आया, कब गया, ये सब एक जगह सब प्रॉपर अंदाज में लिखा नजर आ रहा है? नहीं, किसी ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ है, किसी में क्रेडिट हुआ है, किसी में कैश है ही नहीं। एक पेज पे जर्नल है, दूसरे पेज पे भी जर्नल जा रहा है। इसी तरह अगर तुमसे पूछा जाए अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल का बैलेंस कितना है, तो उसका बैलेंस भी तुम नहीं बता सकते। सर बैलेंस से क्या मतलब है? कि तुमने जो लाइबिलिटी, उधार पर सामान, क्रेडिट पे सामान खरीदा था, उसमें से कुछ तुमने वापस कर दिया, कुछ तुमने पे कर दिया। एट मंथ एंड, एट ईयर एंड, ऑन दिस डे ट्रेड पेबल का बैलेंस कितना है वो भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हें ये तो नजर आ रहा है कि ट्रेड पेबल इतने से डेबिट हुआ, इतने से क्रेडिट हुआ। तो तुम्हें किसी एक अकाउंट की सारी डिटेल अगर जाननी हो तो वो तुम जर्नल से मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि जर्नल तो हर दिन होने वाले मामलात को लिखने का नाम है।
एग्जैक्टली तहानीम साहब कहते हैं यानी सब मिक्स है, कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है। जितने भी अकाउंट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कैश हर ट्रांजेक्शन में आ रहा है तो हर एंट्री में लिखा हुआ है, जिसमें नहीं आ रहा नहीं लिखा हुआ। यानी तमाम ट्रांजेक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड हुई है। उसमें हमने ये नहीं किया कि सब पहले सारे कैश लिखे हों कि ये कैश आया इस डेट पे, आया इस डेट पे, आया इस डेट पे गया, इस डेट पे आया, इस डेट पे गया, ऐसे नहीं लिखा। बल्कि हमने लिखा भाई कैश आया और कैपिटल इंक्रीज हो गया। अगली एंट्री में बिलफर्ज हमने लिख दिया इक्विपमेंट खरीदा उधार पर, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अगली एंट्री में हमने लिख दिया हमने माल मर्चेंडाइज खरीदी कैश पर, एंट्री बना दी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। यानी हम तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हैं, दो दो अकाउंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, कम से कम दो से ज्यादा भी हो रहे हैं लेकिन दो भी हो रहे हैं। अच्छा चलो अब तो समझ आ जाना चाहिए कि जर्नल से एक शख्स नहीं निकाल सकता इंफॉर्मेशन किसी ट्रांजैक्शन की मखसूस अकाउंट की जो एक जगह पे हो। तो सर लेजर में एक अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखने को कहते हैं जी मनाहिल। बिल्कुल, अब मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ ना मेरा बच्चा। देखो यही तो होता है फन कि टीचर अपनी बात कहे भी नहीं और बच्चा समझ जाए। मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ, बड़ा अदना सा टीचर हूँ, मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, सिर्फ मैंने कोशिश की, आपने इस बात को कैच कर लिया, आपने इस बात को पिक कर लिया कि देखो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जर्नल से तुम क्या नहीं कर सकते। जो तुम जर्नल से नहीं कर सकते वो तुम्हें जर्नल लेजर करके देगा, और जो तुम जर्नल लेजर से नहीं कर सकोगे वो उससे अगला स्टेप करके देगा, आगे की चीज लाइक ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिट है। तो जर्नल लेजर क्या होगा, जर्नल लेजर क्या करके देगा? आओ, मनाइल जरा ने तो जवाब भी दे दिया, और तुम में से भी बहुत सारे लोग ये बात समझ जाएं, समझ चुके हैं, उन्हें पता चल गया क्या कि भाई जर्नल जर्नल में किसी एक अकाउंट की सारी डिटेल एक जगह नहीं मिलती, वो डिफरेंट डेट्स पर लिखी हुई होती है। हमें उसको मुख्तलिफ डेट से उठा के एक जगह लिखना पड़ेगा तो पता चलेगा कब कब कैश किस किस डेट पर आया और किस किस डेट पे गया। लेकिन हर कैश अलग अलग डेट पे, और कुछ डेट्स पे तो कैश ना आया और ना गया। आप सब मेरे साथ हैं, मेरी बातें क्लियर हैं, समझ आ रही हैं? अगर समझ आ रही हैं तो फिर आप भी मनाइल जहरा की तरह कह सकते थे सर इसका मतलब है जर्नल लेजर में हम सारी एक अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आइए अब आगे पढ़ लेता हूँ। इन ऑर्डर टू हैव अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आए तो हेजिटेट मत कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि गूगल बाबा जो बताएंगे ना आपको वो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मुश्किल ही बताएं, है ना। वैसे ऐसा भी नहीं है कि अब हर वर्ड जो है वो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में होता है। बहुत सारे वर्ड नॉर्मल अंग्रेजी के होते हैं और उनकी वही मीनिंग होती है जो आम जिंदगी में होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव अ कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है इज्तिमाई, मजमूई तौर पर। इन ऑर्डर टू हैव अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन के मजमूई असरात को देखने के लिए, इफेक्ट्स को देखने के लिए, रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर अकाउंट, कोई एक अकाउंट की तमाम ट्रांजैक्शन, कोई एक अकाउंट की कंसोलिडेटेड व्यू, पूरा व्यू नजर आए जिसमें मजमूई तौर पर वो दिखाए कि भाई इस अकाउंट में ये इंक्रीज आया, ये डिक्रीज आया, ये इंक्रीज आया, ये डिक्रीज आया। लेजर इज प्रिपेयर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन में लेजर को बनाने का पर्पस भी क्लियर हो गया। सिर्फ यही एक पर्पस है? नहीं, मेरे हिसाब से एक और पर्पस है। क्या? सुनना। ये पर्पस यहाँ लिखा हुआ नहीं है, डेफिनेशन में नीचे कहीं लिखा नजर आ जाए वो एक अलग बात, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ वो गौर से सुनना। ये भी पर्पस है जो मैं अब कहूंगा, सही है? क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? गौर से सुनेंगे। अगर बिजनेस की तमाम ट्रांजेक्शन होने के बाद आप मेरे अकाउंटेंट हैं और मैं ओनर हूं और मैं आपसे बोलूँ हमारे पास अब कितना कैश मौजूद है, तो बीइंग अ अकाउंटेंट आप मुझे कैश बताने के लिए क्या ये कहेंगे सर एक मिनट अभी गिन के आता हूँ कितने पैसे रखे हैं? सोचें अकाउंटेंट होने की हैसियत से। हाँ, तो आपने यकीनन कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे, आपने बिजनेस के मामलात को कहीं लिखा है? लिखा है? लिखा है? जी सर लिखा है। कहाँ लिखा है बिजनेस के मामलात को? पहले ये बता दें शराफत से, शाबाश। बिजनेस के मामलात को बुक्स में लिखा है? कौन सी बुक में लिखा है? जर्नल, जर्नल में। तो जर्नल, जर्नल क्या आपको बता रहा है कैश हमारे पास कितना है? जर्नल, जर्नल तो ये दिखा रहा है कैश कब आया और कब गया, कब आया कब गया, कब नहीं आया कब नहीं गया, कब आया कब गया। क्या ख्याल है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री, है ना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है वो तो सिर्फ ये दिखा रहा है कब कैश आया कब गया। भाई सब समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसका मतलब है
अगर ओनर तुमसे पूछे कैश कितना है हमारे पास, तो तुम उसको ये नहीं बोलोगे कि अभी मैं गिन के आता हूँ, और तुम उसको ये भी नहीं बोलोगे कि 1 मिनट अभी मैं निकाल के बताता हूँ कितना है। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज हर वक्त रेडी होती है, चाहे तुम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे तुम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारा बैलेंस फौरन बता सकती है। वो बैलेंस तुम्हें बताते हैं लेजर, वो बैलेंस तुम्हें बताते हैं जनरल लेजर। लेजर तुम्हें हर अकाउंट का बैलेंस बताता है। क्या बोला? लेजर तुम्हें हर, यानी लेजर बनाने का एक और मकसद क्या है? टू नो, टू डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, टू नो और टू डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। दिस इज द पर्पस ऑफ जर्नल लेजर, प्रिपेयरिंग जर्नल लेजर, राइट? भाई मैं आप लोगों की दो दो तीन तीन लाइनों पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रह जाए तो अनम्यूट करके बोल देगा। लेजर में जो आया वो एक जगह लिखेंगे और जो गया वो एक जगह लिखेंगे, बिल्कुल, और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस अकाउंट का बैलेंस कितना है। यस, रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट इज बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। एग्जैक्टली महक आदिल, बिल्कुल सही। रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट इज बेसिकली बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, राइट? अच्छा, तो सिर्फ क्या ओनर कैश का बैलेंस पूछता है? बैंक का भी पूछ सकता है। मैं आपसे बोलूं भाई बैंक में बैलेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 1 मिनट सर अभी बैंक में फोन करके पूछता हूँ। तो मैं कहूंगा अगर बैंक से फोन करके पूछना है तो मैं नहीं कर सकता क्या बैंक को फोन? भाई मैं कहूंगा आपने अपने पास क्या रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, आपने अपने पास क्या लिखा है? अच्छा, बस कैश और बैंक? नहीं भाई, मैं हर अकाउंट का पूछ सकता हूँ। मतलब मैं पूछ सकता हूँ हमारे पास ऑफिस सप्लाईज कितने की हैं, जरा पिछले 6 महीनों की सैलरीज का खर्चा बताओ कितना हुआ है, जरा मुझे बताना कि हमने एडवांस रेंट कितना दिया हुआ है, जरा बताना हमें मिस्टर सी से कितने रुपए लेने हैं, जरा बताना मिस्टर डी को हमने कितने रुपए देने हैं। जब मैं ये किसी पर्टिकुलर डे पूछता हूं तो उस दिन तक का मुझे बैलेंस बताना होता है आपने। उस दिन कैश कितना है, उस दिन हमें किसी से कितने रुपए लेने हैं, उस दिन हमें किसी को कितने रुपए देने हैं, उस दिन तक हमारे एडवांस का बैलेंस क्या है, उस दिन हमारे अनअर्न्ड का बैलेंस क्या है, उस दिन तक हम कितने रुपए खर्चा कर चुके हैं, उस दिन तक हम कितने रुपए कमा चुके हैं। आप सब जिंदा हैं? मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा? सब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह? तेज तो नहीं हूं ना? बोल तेज रहा हूं, लेकिन आराम आराम से ही बता रहा हूं चीजों को। क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने को तो बहुत देर बोल सकता हूँ बेटे लेजर के ऊपर, लेकिन मसला ये है कि इतना बोलना है ना कि जितना आपको हजम भी हो जाए। सुबह सुबह डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है जरा अच्छा चल रहा होता है, तो इसीलिए मैं मुनासिब अंदाज में बोल रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, जिंदा है, जिंदा है और जिंदा ही रहना, जबरदस्त, माशाल्लाह। चलें जी, तो प्यारे बच्चों अगला जुमला पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? द लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स। तो लेजर फिर क्या है? बेसिकली लेजर कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है? ऑफ ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट। सर कितने अकाउंट? जितने हमने पढ़े? अरे नहीं भाई, जितने एक बिजनेस के जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड हुए, उन तमाम अकाउंट्स की कलेक्शन का नाम है लेजर। डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल और इट्स सब्सिडरी बुक्स। सर सब्सिडरी बुक्स आपने नहीं पढ़ाई। सब्सिडरी बुक्स के लिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा, ये स्पेशल जर्नल का टॉपिक जब पढ़ाऊंगा उस वक्त बताऊंगा। तो आप इसको और के बाद वाले जुमले को इग्नोर कर दें तो एहसान अजीम हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो जुमला क्या बन गया? द लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द जर्नल्स, इन द जर्नल, बस। सर सब्सिडरी बुक्स, इंशाल्लाह सब्सिडरी बुक्स स्पेशल जर्नल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त और क्लियर हो जाएगा। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। हालांकि बहुत आसान सी बात है, लेकिन बहरहाल ये भी आ सकती है। वो आपसे बोल सकता है कि डिफाइन करो लेजर को, तो आप लेजर को डिफाइन करने को कहा जाएगा तो आप लेजर के पर्पस बैठने बताने मत बैठ जाना। आप लेजर को इसी तरह डिफाइन करोगे, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द जर्नल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा भी आप लेजर की कोई डेफिनेशन अगर ढूंढते हैं, गूगल बाबा से पूछते हैं, आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिलती है, तो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर होगा मुझसे शेयर कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर राइटर अलग अलग जर्नल लेजर की डेफिनेशन लिख रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी की बात निकाल लें और बाकी डेफिनेशन के की पॉइंट्स को छोड़ दें, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बेहतर तो ये है कि आप यहाँ से फॉलो करें इसको, बुक आपके सामने मौजूद है। कोई और बुक इंशाल्लाह जब हम फिजिकली क्लासेस लेना शुरू करेंगे, कॉलेज आएंगे आप लोग, तो मैं आपको वहाँ बुक्स का एक जखीरा मौजूद है, अकाउंटिंग की बेताशा बुक्स हैं, उसमें से आप लेजर की डेफिनेशन निकालिएगा, मुझे उसी वक्त दिखाइएगा, बोलिएगा सर यहाँ तो कुछ और लिखिए। उस वक्त मजा आएगा सामने फेस टू फेस। क्या ख्याल है? चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेजर की डेफिनेशन कंप्लीट। इट इज टू बी नोटेड दैट द लेजर कंटेन ऑल टाइप ऑफ अकाउंट ऑफ अ फर्म। क्या ख्याल है? क्या कह रहा है? इट इज टू बी नोटेड दैट द लेजर कंटेन्स
all type of accounts of a firm. The ledger account has two sides, the left side or debit side written as DR, debit record, and the right side or credit side written as credit record. At the top in the extreme corners, this account is prepared in T shape. The format account is given below. अब हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, लेजर के फॉर्मेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ लेजर आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एडवांटेजेस ऑफ लेजर आपके एसएलओ में कहीं लिखे हुए नहीं है, लेकिन आप पढ़ लो, क्योंकि जब लिखे हुए नहीं है तो ये तय है कि एडवांटेजेस नहीं पूछेगा, बट एडवांटेजेस पढ़ने से थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव कवर किया ना, यहाँ इनमें एक यहाँ लिखा था, एक मैंने अपने पास से बता दिया, टू नो द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, दिस इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर, राइट, सही है। और किसी अकाउंट का एक कंसोलिडेटेड व्यू जानने के लिए लेजर बनता है, राइट। तो इसी तरह आप एडवांटेजेस पढ़ोगे तो एडवांटेजेस से ही आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल लेजर। तो सारे नहीं पढ़ने, 1 से लेकर 8 तक सारे ना पढ़ें, आपके पास बुक में तो 10-12 लिखे, आप 3-4 पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर लेजर क्यों बना रहे हैं। जब आपको क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात, फिर आपको मगअप करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में अल्लाह के हुक्म से अपने लफ्जों में लिख सकेंगे। ओके, नाउ सर फॉर्म्स ऑफ लेजर से मुराद क्या है? जब हम कहते हैं जर्नल, तो जर्नल एक बुक है, बुक के बनाने का एक अंदाज है और वो एक ही शक्ल में बनती है। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, जर्नल आपको एक ही फॉर्मेट का मिलेगा, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, तो सर फिर लेजर भी एक बुक है बेसिकली, क्या नाम दिया इसका? लेजर का नाम क्या दिया दूसरा? याद रहेगा, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, याद रहेगा, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, सही है। अच्छा, अब क्या है इसमें 3 तरह के फॉर्मेट हैं हमारे पास। कितने फॉर्मेट हैं टोटल? 3 तरह के फॉर्मेट हैं सर। फॉर्मेट यानी बुक बनाने का अंदाज, लेजर बनाने के अंदाज कितने? 3, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले फॉर्मेट का नाम है, अच्छा ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू योर एसएलओ, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने ये अगर आपको वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आती होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना आती हो, लेकिन हो सकता है कोई एक आध बिल्कुल 0 मीटर हो, क्या ख्याल है? होता है ना, कोई एक आध गाना ऐसे निकल आता है खूबसूरत, जिसको हम बोलते हैं भाई ये तो माशाल्लाह इनको तो पता ही नहीं है। तो बहरहाल मैं मेजोरिटी के बारे में यही कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सबको इल्म होगा थोड़ा बहुत। ये मैंने पंच किया हुआ है, लिखा हुआ है, और ये पिक्चर है, राइट। अगर आप इसको देख के समझ रहे हैं, ये बुक की पिक्चर है और ये जो है मैंने पंच किया हुआ है। तो ये मैंने लिखा है इस अंदाज से जो आपके एसएलओ के मुताबिक है। बुक में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या लिखा हुआ है मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन आपका एसएलओ इसको क्या नाम दे रहा है? इस फॉर्मेट को, आपका एसएलओ इस फॉर्मेट को नाम दे रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉलमनर फॉर्म। कॉलम बने हुए होते हैं इसके अंदर, बेसिकली है ये टी ही। ये जो सेकंड फॉर्म है इसका नाम है टी फॉर्म, स्केलेटन फॉर्म। स्केलेटन ढांचे को कहते हैं ना टी फॉर्म। सर टी फॉर्म क्या होती है? एक ऐसी शक्ल जिसमें टी बना हुआ हो, ये बना हुआ आपके सामने टी। सर ये तो देखा देखा लग रहा है। हाँ बेटा याद करो, बचपन की बात है, बचपन की। जब मैं एसएलओ 1 पढ़ा रहा था मैंने कहा था ईच अकाउंट हैज हाउ मेनी साइड्स and these side shows increase and decrease of an account, right? And these side shows increase and decrease of an account. याद आया? अच्छा अच्छा, ओके। तो बस मेरा ख्याल है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहते हो? बात को आगे बढ़ाएं। तो सर ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहे भाई। अभी जब ये बनाओगे तो समझ आएंगे, अभी इसको बनाएंगे तो हमें पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेजर कितनी फॉर्म्स में है, लेजर कितनी शक्लों में है? 3। पहली शक्ल है स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉलमनर फॉर्म, सही है। और अगर कॉलमनर फॉर्म में तुम गौर से देखो, तुम ये सब ना देखो, ये डेट से पहले ये सब ना देखो, तो ये डेबिट साइड है और ये टी की शेप है, ये सेंट्रल लाइन है। यहाँ पे और यहाँ सेम कॉलम है दोनों तरफ, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस अमाउंट, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस अमाउंट। सर आप पोस्टिंग रेफरेंस बोल रहे हैं, यहाँ फोलियो लिखा है, एक ही बात है, सही है। पोस्टिंग रेफरेंस और फोलियो एक ही चीज है। अच्छा, अगर ये कॉलम ना बनाया जाए सारे दोनों तरफ, तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ होगा? ये डार्क लाइन ऐसे और ये सेंट्रल लाइन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बेसिकली वो कॉलमनर फॉर्म है, किसकी? टी फॉर्म की, टी की तरह है बिल्कुल, सही है, क्लियर है। अच्छा सर करना क्या है इसमें यार? जब ये बनाएंगे ना, मैं भी बनाऊंगा आपके सामने, आप इसको बनाओगे मेरे साथ अपनी नोटबुक में, तब आपको समझ आएगा। और मैं बनाते हुए एक एक लाइन कहूंगा, एक एक बात कहूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे, सही है।
एक बात तो मैं क्लास में कह चुका हूँ, फिर आज फिर याद दिला देता हूँ भाई, अपने रजिस्टर में काम करते हुए अपनी नोटबुक में आप मार्जिन लाइन ड्रॉ मत किया करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ मत करें अकाउंटिंग का काम करते हुए। मार्जिन लाइन समझते हैं ना? हाँ, इंशाल्लाह भी बात करेंगे उसके बारे में। मार्जिन लाइन सब समझते हैं माशाल्लाह, ठीक है। जैसे ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये डेट की लाइन है, अगर आपको ये नजर आ रही है जर्नल में, लेकिन अगर इन्होंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दी होती तो ये फिर स्पेस इनके पास और कम हो जाता। सही है। और वैसे भी ये रजिस्टर बड़ा नाजुक सा लग रहा है, ये नोटबुक टाइप का, ये रजिस्टर नहीं है, मेरी अकल ये कहती है। हो सकता है ये रजिस्टर हो जिस भी स्टूडेंट का है, लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बस आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहे हैं कि भाई ये जो है मुझे नोटबुक टाइप का लग रहा है। रजिस्टर थोड़ा वाइड होता है, रजिस्टर थोड़ा वाइड होता है। सही है, ओके। मार्जिन लाइन पहले से ड्रॉ हुई है वो एक अलग बात है। सही है, आप उस मार्जिन लाइन को जो पहले से ड्रॉ हुई है आप उसको डेट बना दिया करें, तो आपके पास स्पेस होगा अच्छा। रजिस्टर थोड़ा सा और हेल्दी होता है और उसके पेज प्रॉपर खुलते हैं, इस तरह से ना, इस तरह से फोल्ड नहीं होते, मेरा अपना ये तजर्बा है। लेकिन बहरहाल मुझे इससे कोई इशू नहीं है भाई, आप लोगों ने कोई बुक थोड़ी वहां देकर आनी है, जर्नल थोड़ी देकर आना है ना, जर्नल सबमिट होता है। क्या ख्याल है, काम अच्छा हो रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वापस आते हैं। तो अब पहली शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी शक्ल टी फॉर्म, और तीसरी शक्ल का नाम है रनिंग बैलेंस और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। रनिंग बैलेंस फॉर्म, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। सर आप इनको डिफाइन नहीं कर रहे भाई, इतने सिंपल सिंपल से शेप बनी हुई है, फॉर्मेट बनी हुई है, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। मैं ये भी बिल्कुल नहीं समझा रहा और मैं ये भी बिल्कुल नहीं समझा रहा। सर फिर क्या समझा रहे हैं? जाहिर सी बात है, क्या बचा? टी फॉर्म, बस। सर टी फॉर्म पढ़ाएंगे? यस। अभी इनिशियली जर्नल लेजर पढ़ते हुए, अभी हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया पहले बच्चों? हमने आज की क्लास में जर्नल लेजर स्टार्ट किया ना। जर्नल लेजर पढ़ते हुए लेजर सिर्फ और सिर्फ, लेजर सिर्फ और सिर्फ टी फॉर्म में बनाएंगे हम। सुना आपने? लेजर कौन सी फॉर्म में बनाएंगे? टी फॉर्म में बनाएंगे, राइट। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना नहीं सिखाएंगे। और सर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, सेल्फ बैलेंसिंग, फातिमा, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म रनिंग बैलेंस फॉर्म में बनाना नहीं सिखाएंगे। SLO 2 में ही सिखाऊंगा, लेकिन जब स्पेशल जर्नल पढ़ाऊंगा तब। नहीं सुना ना मेरी बात? नहीं सुनो मेरा क्या, बाद में परेशान होते रहना, बोलना यार सर ने ये तो पढ़ाया नहीं, सर ने ये वाला भी नहीं पढ़ाया, सर पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं आगे पीछे करके चीज़ों को। बात यह है कि आज मैं आपको लेजर के बारे में गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि लेजर 3 शक्लों के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब लेजर ये तो पता चल गया 3 शक्लों के हैं, मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ? टी फॉर्म, तो फोकस इसे करें। लेकिन याद रखें लेजर 3 शक्लों के हैं। कि कौन कौन से? स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलमनर फॉर्म, सेकेंड वन इज टी फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन फॉर्म, एंड नंबर 3 इज सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म और रनिंग बैलेंस फॉर्म, रनिंग बैलेंस फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, राइट। बट वी आर totally focusing on T form, right? Acha. The simplest account structure is shaped like letter T. The account title and account number appear above the T. The account title and the account number है सर, ये क्या है? अकाउंट टाइटल एंड अकाउंट नंबर। अकाउंट टाइटल का मतलब जैसे कैश का अकाउंट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो यहाँ आएगा। और अगर अकाउंट का नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अकाउंट का नंबर। सर ये क्या बात बता रहे हैं आप, अकाउंट नंबर? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। अब गौर से सुनेंगे सब बच्चे मेरी बात, बिल्कुल नई बात करने लगा हूँ। देखें, हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन बैचलर्स में भी जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें हम अकाउंट का नंबर उन्हें नहीं पढ़ाते। अकाउंट का नंबर उन्हें नहीं पढ़ाते जनरली। किसी एक आध टॉपिक में हल्का फुल्का पढ़ा दें तो पढ़ा दें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर अकाउंट का एक नंबर होता है। क्या बोला? प्रैक्टिकल लाइफ में हर अकाउंट का एक नंबर होता है। फातिमा जहरा आप कह रही हैं बैंक देता है अकाउंट नंबर, वो तो बैंक अकाउंट का नंबर होता है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिजनेस अपने पास बहुत सारे अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है, तो हर अकाउंट को एक नंबर अलॉट किया जाता है और ये नंबर अलॉट करता है उस बिजनेस का अकाउंटेंट। एक स्ट्रक्चर वाइज एक नंबरिंग होती है, ठीक है। तो वो नंबरिंग से हम अकाउंट को जल्दी से ढूंढ सकते हैं। नाम से ढूंढने में कभी कभी मुश्किल होती है, सही है, तो हम अकाउंट का नंबर भी रखते हैं। अगर अकाउंट नाम से ना मिल रहा हो तो नंबर भी हमारे पास होता है, हम उससे ढूंढ लेते हैं, सही है। सीक्वेंस में नंबरिंग होती है, हमने करनी नहीं है, लेकिन बात ये आपको पता चल गया ना, तो मेरा फर्ज अदा हो गया, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई कि मैंने आपको बता दिया। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरे बच्चों को बताया जाए कि भाई ये नंबर क्या होते हैं, लेकिन अगर आपने सुन लिया तो अच्छी बात। आपने ये लाइन पढ़ के सुन लिया क्या नंबर क्या होता है? अकाउंट नंबर। ये कोई बैंक वैंक नहीं देता, अकाउंटेंट खुद एक प्रॉपर नंबरिंग का निजाम बनाता है जिसमें वो हर अकाउंट का एक नंबर एलोकेट करता है
और फिर उस नंबर से भी हम अकाउंट को बआसानी ढूंढ सकते हैं। अगर हमें किसी अकाउंट को ढूंढना हो, उस अकाउंट के नाम से भी ढूंढा जा सकता है और नंबर से भी। ओके, अल्लाह अकबर, मुस्तकिल बोल बोल के अब तो मेरे गुर्दे फेफड़ों में दर्द शुरू हो गया। चलें, तो 6 मिनट बाकी हैं। फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो चुका है आपके सामने। अब हमने किस तरह से काम करना है थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की। जो लोग मेरे साथ हैं उनका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वो मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं। 6 मिनट रह गए हैं। वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क करें। बताते भी नहीं है वॉलंटियर्स, तो खुद सो रहे होते हैं बेचारे। अब 9 बजे भी अगर आप लोग सो रहे हैं तो फिर क्या किया जाए। 9 साढ़े 9 बजे, हम सुबह 7:30 बजे से पढ़ा रहे हैं जी। वॉलंटियर्स की अटेंडेंस हो गई, शुक्रिया। फातिमा, कल की छुट्टी कैसी रही? पिकनिक में मजा आया? सर बुखार था मुझे, पिकनिक नहीं हो रही थी, मैं रो रही थी। अरे मेरा बच्चा, चलो अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप ठीक हो? जी सर, अब ठीक हूँ। चलो अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत पे खूब खुशियां दे तुम्हें। चलो भाई, अपना नाउ क्लास प्लीज, योर टर्न। क्लास अटेंडेंस मार्क कर दीजिए प्लीज। शाबाश, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं सब लोग। राइट राइट, थैंक यू। 36 स्टूडेंट्स आर देयर। चल, थैंक यू सो मच। ऐसे तुम्हारी भी छुट्टियां बहुत हो रही हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। तुम कल की क्लास में थी, परसों नहीं थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तुम्हारी भी बहुत छुट्टियां हो रही हैं बेटा, छुट्टियों को कंट्रोल करो मेरा बच्चा। अभी साहब, ये आप वॉलंटियर्स में नहीं है सर क्या? चले बेटा, अल्लाह ताला सेहत दे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओके जी, अमीर साहब, वॉलंटियर्स के साथ अटेंडेंस मार्क करनी होती है। आप किन के साथ मार्क कर रहे हैं अटेंडेंस? हैं, सो रहे थे? बोला ये तो आता है मुझे यार, सर क्या पकाते रहते हैं बार बार। क्या करूँ मेरा बच्चा, मुझे सबको लेके चलना है ना साथ, सिर्फ तुम्हें थोड़ी पढ़ाना है। क्या ख्याल है? चलो, अब उठ गए हो, डिस्टर्ब हो गई है नींद, तो पढ़ लो फिर, आओ आगे। चलो भाई, आपसा को भी याद आ गया, अटेंडेंस लगानी है। बेटे मैं ये बात क्लास में कह चुका हूँ, मेरा ख्याल है आज फिर एक बार बोल दूँ। वैसे तो अब बहुत कम दिन रह गए, लेकिन अभी भी अप्रोक्स मंथ बाकी है ना, तो मैं ये बात फिर आज क्लास में अनाउंस कर रहा हूँ। आप पानी पीने जाएं, आप वॉशरूम जाएं, आप मुंह धोने जाएं, आप जो है अपना ब्रेकफास्ट लेने जाएं, आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को जब छोड़ें तो आप एक लाइन में मैसेज लिख के जाया करें शुक्रिया के साथ कि सर मैं आई, और फिर आगे आप लिख दिया करें जो काम है। तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता होगा, तो ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, अब मैं फिर बताऊंगा नहीं बार बार ना। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप आके बोलेंगे सर अटेंडेंस में भी, मैं कहूँगा हो चुकी है और आप एब्सेंट भी मार्क हो चुके हैं। सॉरी की कोई बात ही नहीं है, मेरा मैंने बता दिया ना एक बार। अब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा तो फिर मैं भी कह दूंगा सॉरी आप एब्सेंट मार्क हो गए, बट एक बार मैंने जता दिया तो बस अब सब लोग समझदार हैं। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बताया। चलें जी, शुक्रिया मास साहब आपका भी बताने का और अफसा आपका भी, लेकिन आप कल एब्सेंट मार्क हो गए, इसका मतलब है मास साहब। चलें, हमारे पास तकरीबन 3 मिनट रह गए। करना हमें क्या है? करना यह है कि इस टॉपिक का आगाज होगा, आप अपने पास नए पेज पर काम शुरू करेंगे। आप सब लोग एक काम करें, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर ये सब रेडी कर लें। पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर ये सब रेडी कर लें ज़रा, सही है। ब्लू पेन, लाइनिंग का काम तमाम पेंसिल से होगा, लाइनिंग का तमाम काम पेंसिल से होगा, राइट। इसको रेडी कर लें। मैंने बोला अभी मेरी मीटिंग खत्म होगी, मैं मीटिंग दोबारा शुरू करूंगा, इतनी देर में आप रेडी कर लें। पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, इस तरह की तमाम चीजें रेडी कर लें, ठीक है। और अपने रजिस्टर में अपनी नोटबुक में तमाम बच्चे अगर निकाल सकें और पेज को टर्न कर लें, और इतना टर्न करें पेज को कि उसको एक्सेस करना आसान हो। अपनी नोटबुक में कौन से पेज को एक्सेस करें? अपने रजिस्टर में अपनी नोटबुक में जाएं, क्वेश्चन नंबर 17 जो आप अपनी नोटबुक में खुद सॉल्व कर चुके हैं और मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, माजिद वाला क्वेश्चन नंबर 17, इसका सॉल्यूशन निकाल के अपने सामने रखें फटाफट, इमीडिएटली अपने नोटबुक में। अब ये नहीं कि सॉल्यूशन निकाल के सामने रख लिया, काम इधर थोड़ी होगा, काम तो होगा कहाँ?
काम होगा प्यारे बच्चों नए पेज पर, नए पेज पे काम का आगाज होगा, राइट। लेकिन जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 17 है जर्नल का। सर तो ये तो जर्नल का क्वेश्चन है, इसके तो रिक्वायर्ड में भी लिखा हुआ है जर्नल बनाओ। आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं अभी समझा दूंगा, डोंट यू वरी। पहले आप इसका सिर्फ सॉल्यूशन निकाल के अपने नोटबुक में उसको पेज को टर्न कर लें। कर लिया? सबने कर लिया? क्वेश्चन 17 का सॉल्यूशन निकल आया? कौन से नंबर पे होता क्वेश्चन 17? याद दिलाऊं आपको? क्वेश्चन नंबर 17 कौन से नंबर पे होता? याद दिलाऊं आपको? 1 2 3 4 4th नंबर पे होगा आपके पास आपकी नोटबुक में। अच्छा, ओके, मिल गया, वेरी गुड। अब आप लोग पता क्या करेंगे, अब इस पेज को टर्न करके आप नए पेज पे आ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल नए पेज पे। इस नए पेज पे आके पहले आप एक बना लें इंडेक्स। सर इंडेक्स, ये चले इंडेक्स ना बनाएं अब तो टॉपिक मेरे पास ही इंडेक्स बन रहा है, छोड़े आपके इंडेक्स बनाएंगे। वैसे हमें हर टॉपिक का इंडेक्स बनाना चाहिए, उससे फायदा क्या होता है हमें पता चल जाता है हमने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कौन से नहीं। लेकिन इस बार इंडेक्स बन नहीं सका, ईमानदारी की बात है, मैंने बनवाया ही नहीं जर्नल में। तो चले रहने दें, इंडेक्स रहने दें। सर जल्दी प्लीज सर, 7 चीजें रख के बैठा करें ना सर, जरा जल्दी कर लें, मेहरबानी होगी। सारी चीजें साथ रख के बैठा करें, इनको इधर उधर फैलाया ना करें। चलें, तो अब आप लोग सुने, मीटिंग दोबारा शुरू करेंगे हम फौरन इंशाल्लाह, अभी गैप नहीं देंगे, गैप अगली वाली मीटिंग में दे देंगे, थोड़ा आप थक जाएंगे ना 2 यूनिट, फिर गैप दे दूंगा, राइट। तो आप लोग अब आप बुक के पेज नंबर कौन से पे आएंगे, सुने, आप बुक के